जय हिंद साथियों। इतिहास के वर्गीकरण में आज हम चर्चा करेंगे। इतिहास को दो भागों में बांटा गया, विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। और आज हम विश्व का इतिहास संक्षिप्त में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग 2 में भारत का इतिहास। भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है पुनः। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया है, इन 3 भागों को पुनः बांटा है। इसलिए पहले जो भाग है आपका प्रागैतिहासिक काल, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज या एरा। इसका जो टाइमिंग है वो है अज्ञात काल से 8000 बीसी तक। दूसरा भाग है इसका प्रागैतिहासिक काल का, जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मीजोलिथिक एज या एरा। इसका टाइमिंग है 8000 बीसी से 8000 बीसी से 4000 बीसी माना गया है। और इसका तीसरा भाग है उसको बोलते हैं नवपाषाण काल। न्यूलिथिक एज और ओरा एरा। देखिए नवपाषाण काल जो है इसका टाइमलाइन माना गया है 4000 बीसी से 2500 बीसी। जय हिंद साथियों। इतिहास के वर्गीकरण में आज हम चर्चा करेंगे। इतिहास को 2 भागों में बांटा गया, विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। और आज हम विश्व का इतिहास संक्षिप्त में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग 2 में भारत का इतिहास। भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है पुनः। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया है, इन 3 भागों को पुनः बांटा है। इसलिए पहले जो भाग है आपका प्रागैतिहासिक काल, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज या एरा। इसका जो टाइमिंग है वो है अज्ञात काल से 8000 बीसी तक। दूसरा भाग है इसका प्रागैतिहासिक काल का, जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मीजोलिथिक एज या एरा। इसका टाइमिंग है 8000 बीसी से 8000 बीसी से 4000 बीसी माना गया है। और इसका तीसरा भाग है उसको बोलते हैं नवपाषाण काल। न्यूलिथिक एज और ओरा एरा। देखिए नवपाषाण काल जो है इसका टाइमलाइन माना गया है 4000 बीसी से
इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनको हम बाद में इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल संक्षिप्त में पढ़ते हैं। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है आग की खोज। लेफ्ट से ऐसे लिखा है। दूसरी बात, इस समय जो मनुष्य रहता था वो रहता था जंगलों में, पहाड़ों पर, और बिल्कुल शिकारी अवस्था में रहता था, शिकार करता था, ये सब काम था उस समय। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस समय आग की खोज हो गई थी और जो हथियार थे भौड़े और बड़े थे। मध्य पाषाण काल की जो विशेषता है वो ये है कि मनुष्य संग्राहक बन गया, यानी खाने पीने की चीजों को वो इकट्ठा करने लगा। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, नव पाषाण काल के अंदर मनुष्य जो है कृषि करने लगा, खेती करने लगा, कृषि, पशुपालन और कुत्ता, कुत्ता का उल्लेख जो नव पाषाण काल में मिलता है। कुत्ता पालन, कुत्ता मनुष्य का सबसे प्रथम पालतू पशु है। वैदिक काल के अंदर 1500 बीसी से 600 बीसी तक का समय माना जाता है। वैदिक काल को पुनः दो भागों में बांटा है। हमारे कुल 4 वेद हैं। 4 वेदों में सबसे जो प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद। उसी के नाम पर इस काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है। इसके बाद में जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद बाद में आए हैं उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ये प्रश्न आता है। इसके अंदर 10 मंडल हैं। इन मंडलों में विभिन्न चीजों का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में चंद्रमा के बारे में उल्लेख है। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण जो व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी जो समाज की व्यवस्था है उसके बारे में उल्लेख है। इसके अलावा जो 10 राज युद्ध हुआ था 10 राजाओं का, उसका भी इसमें उल्लेख है। ये सारी चीजें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका जो उच्चारण करने वाला या जो ऋषि है उसको बोलते हैं होत्री, होत्री या होता। ये प्रश्न आया है कई बार। ऋग्वेद के अंदर ही आयुर्वेद जो ग्रंथ है वो इसके अंदर ही आता है। आयुर्वेद के जो ऋषि हैं जिन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, उसको उनको धन्वंतरी के नाम से जाना जाता है। उनकी पूजा भी होती है दीपावली से पहले, देखा होगा आपने। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में जो बाकी जो 3 वेद हैं वो बाद में आए। उसमें यजुर्वेद, इसमें यज्ञ आदि, इसमें यज्ञ, धनुर्विद्या आदि का उल्लेख मिलता है। दूसरा है सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत, यानी संगीत से संबंधित जो सा रे गा मा पा धा नी सा जो शब्द हैं वो सब इसी में है, सामवेद के अंदर। अंतिम वेद है उसको कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर राजा का चुनाव, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दी गई हैं। इसमें सारी चीजें हैं इसके अंदर। ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। 600 ईसा पूर्व से लेके अब तक, यानी आज तक की जो भी घटना है वो सब इस काल में मानी जाती हैं। इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है उसे कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो टाइमलाइन है वो माना जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 एडी तक, ये इसका समय सीमा मानी जाती है। इसका जो दूसरा भाग है वो माना जाता है भारत का मध्यकालीन इतिहास। इसकी टाइमलाइन है 712 एडी से लेके
1707 एडी तक। तीसरा जो भाग है उसे कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 1707 से लेके अब तक जो भी इस घटना है वो सब इसमें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो 620 ईस्वी से लेकर के 712 एडी तक का माना जाता है। तो इसमें हम अभी तो संक्षेप में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले करेंगे महाजनपद। पूरा जो भारत था वो महाजनपदों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। बज्जी, मल, कौशल, अस्माक जो दक्षिण भारत का सबसे मतलब दक्षिण की तरफ वो था वो, और पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। केवल दक्षिण भारत, जिसे हम दक्षिणापद कहते हैं, यानी भारत का ये मान लीजिए ऐसे करके, ये जो दक्षिण भारत का हिस्सा है ये वाला, ये दक्षिणापद था और ऊपर का 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इस प्रकार से था। इसके बाद आता है मगध साम्राज्य। इसके बाद महात्मा बुद्ध, इनका जन्म होता है 563 बीसी में। महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका होता है 540 बीसी में। इसके बाद सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस के राजा पोरस के बीच युद्ध होता है। सिकंदर वर्सेस पोरस, या पुरु भी कहते हैं। ये होता है झेलम नदी के किनारे युद्ध। कब होता है? 326 ईसा पूर्व में होता है। इसकी डेट पूछ लेते हैं। इसको युद्ध का नाम है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, यानी इस नदी को बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। ये महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की, जिसमें सिकंदर और पोरस का युद्ध होता है। इसके बाद सिकंदर की मृत्यु के बाद 326 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के राजा बनते हैं। इनको अखंड भारत का पितामह माना। ये मान लीजिए इन्होंने अखंड भारत की नींव रखी थी, क्योंकि जो 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था उसको एकत्रित किया, सुदृढ़ किया, मजबूत किया चंद्रगुप्त मौर्य, और जो मौर्य वंश की स्थापना की। और ये जो मौर्य वंश का कालखंड है वो लगभग 323 बीसी से लेके 184 ईसा पूर्व तक रहता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसे उसके कमांडर यानी सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने हत्या कर दी थी। वहां उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद जो बीच का समय होता है उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्योत्तर जो काल था उस काल के दौरान हूण, शक, कुषाण ये सब लोग भारत में आक्रमण किए, इन्होंने शासन किया। इनका भी उल्लेख है 184 ईसा पूर्व से लेकर के, लगभग यहां लिख देता हूं, 184 बीसी से लेकर के 319 एडी तक का जो समय है इसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल यानी मौर्य के बाद का समय। और इसके बाद फिर 319 एडी से लेकर के 500 काट